नमस्कार। हमारा विषय है व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि है। ठीक है। कई दिनों से स्वर संधि में घुसे हुए थे। पेज सीधा नहीं करना, अब तो और टेढ़ा करना है। डायरी सीधी नहीं करनी है, अब तो और टेढ़ी चाहिए। ज्यादा आपके पास बड़ी हो तो वो ले लो। व्यंजन संधि में सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप डायरी सीधी कर दो। डायरी टेढ़ी रखनी है। देखिए, आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो तो व्यंजनों के बारे में कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आते हैं, क्या सर यदि हम वर्णमाला नहीं पढ़े तो क्या हमें समझ में आ जाएगी संधि? अरे बिल्कुल आएगी भाई। मैं पढ़ा रहा हूं आपको। कहाँ वर्णमाला जरूरत पड़ती है संधि पढ़ने में? स्वर आते हैं आपको, उनकी मात्रा आती है तो स्वर संधि बहुत है। और स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था? किसी वर्ण के बारे में पढ़ा हमने कहीं? एक वो सवर्ण शब्द का जरूर प्रयोग किया था हमने। उसके अलावा कहीं पढ़ा था क्या? सवर्ण मतलब समान जाति के। व्यंजन संधि में व्यंजनों की जरूरत पड़ती है। और किन व्यंजनों की जरूरत पड़ती है वो मैं लिखा देता हूं। व्यंजन क्या होता है? तो यहां पर एक बिंदु है, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन संधि के लिए एक तो आपको व्यंजनों का, देखिए, वर्ग अवर्ग। पहले सुन लीजिए, आप ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यंजन वर्ग में आते हैं, कौन से व्यंजन अवर्ग में आते हैं। आपको एक तो ये वर्गीकरण पता होना चाहिए। एक तो आपको पता हो वर्ग अवर्ग। एक आपको पता होना चाहिए अघोष सघोष। सघोष वर्गीकरण लिखो आगे। तो अवर्ग वर्ग बीच में कर देना और, यानी वर्ग और वर्ग अवर्ग और अटू। वर्ग अवर्ग और अघोष सघोष वर्गीकरण अवश्य याद रखें। आप ये लिख दो ताकि व्यंजन संधि पढ़ो तो इसे जरूर देख लो आप। अवश्य याद रखें। अवश्य याद रखें। और किसी विद्यार्थी को वर्णमाला पढ़नी हो, कोई कह रहा आप में से किसी को वर्णमाला पढ़नी हो, तो मैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं कंप्लीट वर्णमाला। आप उसे पढ़ लीजिए, क्लास से पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, वो आपकी मर्जी है कैसे पढ़ते हो आप। भाई किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर मुझे वर्णमाला में बहुत दिक्कत होती है, मैं समझ नहीं पाता हूं, तो मैंने शुरू से लेकर शून्य से लेकर शुरू किया। इतना भी नहीं कि आप बोर हो जाए, और इतना भी कम नहीं कि प्रश्न बाहर से चला जाए। प्रश्न बाहर से। तो हमने लिखा कि देखिए, वर्ग अवर्ग अघोष सघोष आपको पता होना चाहिए। तो एक बार व्यंजन में लिखूंगा, उन्हें ठीक से देख लीजिए आप। ये हमारे पास में 5 वर्ग हैं।
अब 5 वर्ग में जो व्यंजन है ये वर्गीय कहलाते हैं। वर्ग में बंटे हुए, वर्ग यानी परिवार, व्यंजनों को परिवार में बांटा गया, वर्ग में बांटा गया है। शुरुआत में जैसे, अच्छा व्यंजन का मतलब यहां पर क्या होता है, हल चिन्ह। हल चिन्ह है तो ही व्यंजन है, हल चिन्ह नहीं है तो वो पर क्या होता है, दो वर्ण है, यहाँ पर एक वर्ण नहीं है, यहाँ पर दो होते हैं। कि एक तो इसमें क है, व्यंजन का मतलब होता है जिसके नीचे ये हो, क हो और नीचे तिरछी रेखा हो, हल चिन्ह जिसे बोलते हैं हम, ये हो, और साथ में अ होता है। अ का काम होता है इस हल चिन्ह को हटाना। यदि मैं कहूं यदि का है तो हम जानते हैं क के साथ यहां पर आ है, बाकी स्वरों में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं की है तो क के साथ में ई है, के है तो क के साथ में ए, पर केवल क बोलूं मतलब कितना होना चाहिए यहां पर, दो। एक तो क हल चिन्ह वाला और एक ये स्वर है। तो जहां हल चिन्ह नहीं है वहां पर दो होते हैं, और हल चिन्ह होते ही वहां पर एक होता है। तो क ख और फिर ग ग और अंगह। तो वर्ग में, क वर्ग में कुल कितने व्यंजन है, 5, 1 2 3 4 और 5। तो क वर्ग में कुल 5 व्यंजन है जिन्हें हम बोलते हैं क वर्ग के व्यंजन। फिर आते हैं च में, यहां पर ही 5 है। व्यंजन तो लिखने आते हैं आपको, क्या नहीं आता है? ओहो, पूरा का पूरा वर्ग खा गया मैं तो, ऊपर भी गड़बड़ हो गई यार। तभी तो पूरा मैं कुछ और सोच रहा था और पूरा काम यहाँ पर हो गया। मैं सोचा था आज कितने नियम पढ़ूं, आपको 2 पढ़ूं 3 पढ़ूं, कौन सा नियम पहले पढ़ूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा था अभी, जब मैं लिख रहा था ना तभी है। हो नहीं जाता, ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब मक्खन लगाने पे तैयार बैठा है, हो जाता है सर, होता नहीं है। ये हमारे पास में व्यंजन है जो हमें पता होना चाहिए, इन्हें बोलते हैं वर्गीय। कोई समस्या है इसमें? नहीं है। इनके अतिरिक्त जो भी व्यंजन हमारे पास में आएंगे, जैसे हम बोलते हैं कि य, र, ल और व, फिर आता है स, ये तीनों स और ये आते हैं अवर्ग में, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अवर्ग कहते हैं। तो हमारे लिए ये जो है अवर्गीय है। अवर्गीय व्यंजन, ये कितने हैं, 25 है और ये 4, मूल तो हो गए 33 व्यंजन, मूल मूल व्यंजन 33, ये 33 हमें ध्यान रखने होते हैं। तो इधर तो लिखा हमने वर्ग वाले। अब हम आते हैं अगोस सगोस, ये क्या है? जो अगोस सगोस है इन्हें देखते हैं। दो ही वर्ग आपको ध्यान रखना है। ये व्यंजन लिखे हैं सब। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इन व्यंजनों में ये बहुत सरल है, अगोस सगोस बहुत सरल है, कुछ करना ही नहीं इनमें। देखिए यहां प्रत्यय वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और
पांचवा, यही तो है भाई। यदि मैं इसको दोबारा लिख दूं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम जानते हैं यहां तो वर्ग है, नीचे अवर्ग है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग में पहला दूसरा, वर्ग में कौन सा है? वर्ग में क से लेकर प तक वर्ग है, तो वर्ग में पहला दूसरा, क क च च ट ट त त प प, और ये तीन स नीचे वाले, इन्हें हम मिलाकर कहते हैं अघोष। ये जो है इन्हें हम कहते हैं अघोष वर्ण, यानी अघोष व्यंजन। ये है, कितने हो गए? 13 है। 5, 10 और 3, 13। ओके, जितने भी शेष, जितने ही बच गए आपके पास, जो भी हैं, सघोष हैं, सघोष व्यंजन है। और एक बिंदु यहां पर ध्यान रखना होता है, यहीं पर हमें इस तरफ सभी स्वर सघोष हैं। स्वर जितने भी है सबके सब सघोष है। ये तो बचपन से, मतलब मैं तो जब से आपने कहीं पढ़ना शुरू किया है वहीं से पता होना चाहिए कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए, ऊपर वाले शुरुआती 2 और नीचे वाले 3, वर्ग में नीचे वाले 3, देखिए वर्ग में ऊपर वाले 2 और अवर्ग में नीचे वाले 3 अघोष है, और जितने बच गए से सब सघोष है। अब आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं। मेरे नियम में कहीं दिक्कत नहीं है, बाकी कोई और पढ़ोगे तो हो सकता है आपको खूब दिक्कत आए। मैं इसका नहीं कह सकता आपको, फिर तो आपको हो सकता है कि वर्णमाला पूरी पढ़नी पड़े आपको। मैं पूरी संधि पढ़ूंगा, मुझे यदि आपको ये तरीके आपको आते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज ध्यान रखनी है वह सुनिए आप। वर्ग वाले कौन सा है? क से लेकर म तक वर्ग में होते हैं, य से लेकर ह तक अवर्ग में होते हैं। याद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, मैं बोलूं प्रत्येक वर्ग का पहला, तो वर्ग कितने हैं? क च ट त प, 5 वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क च ट त प, ये पांचों सम्मिलित होंगे। मैं बोलूं पहला है मतलब पांचों सम्मिलित होंगे, पहला का मतलब पांचों है यहां पर। मैं कहूं तीसरा, तो तीसरे में ये पांचों सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं कि तीसरा, ये तीसरा मान लो आप, तीसरा मतलब कोई तीसरा, फिर पांचवा मतलब कोई पांचवा। ये दो चीज ध्यान रखना। अब मैं कहता हूं पहला तीसरे में बदलेगा, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि हम परिवर्तन करते हैं। तो पहला तीसरे में, तो पहला कौन सा जो होगा वही तीसरे में। क है तो क ग में जाएगा, ट है ड में जाएगा, प है तो ब में जाएगा। समझ में आ रहा है कि पहला तीसरे में जाएगा, यानी क होगा तो क तीसरे में अपने में जाएगा, यानी वर्ग का वर्ग में जाता। परिवार वाला परिवार के साथ ही रहता है, अपना परिवार छोड़कर किसी और परिवार के पास नहीं जाएगा। ये जाता है कि हम भी नहीं जाता है, तो यह व्यवस्था यहां पर रहती है। यानी वर्ग एक पूरा समाज है, अवर्ग एक पूरा समाज है। ये संगठित है, ये बिखरा हुआ है, या एक एक धनी है, ये र ल व सब के सब अलग अलग है। ये संगठित है, पांचों पांचों में संगठित है। ठीक है, तो जहां एक रहेगा वहीं पर सब रहेंगे, जहां एक रहेगा वहीं पर सब रहेंगे। और इसमें अघोष में, अघोष और सघोष दो वर्ग हैं, इन दो परिवार हो गए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी क क च च ट ट त त प प और तीनों स अघोष से सब सघोष। स्वर, स्वर भी किसमें? स्वर भी सघोष में हो जाएगा। और यहां बोलूं देखिए पहला दूसरा मतलब पहला दूसरा अघोष है, पहला दूसरे में ये सब आते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है तो संधि पूरी दिक्कत है। और ये यदि आपको समझ में आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आप। अब डायरी, आधी डायरी में उधर लिख दो, ये आधी में ये लिख लो। तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हुई? रात में क्या किया था? है? रात में क्या किया था? नहीं, या तो मोबाइल ज्यादा देखा, या कुछ विशेष पिया होगा, ठीक है, या पूरी रात कहीं घूम रहे थे, सो गए थे, तो इतनी आंखें लाल क्यों हैं?
अच्छा, अभी ज्यादा सो गए, ज्यादा सोने से तो आंखें सूज जाती है, लाल नहीं होती है। मच्छर खाया एक आंख में, लाल हुई दोनों। वाह, खतरनाक आदमी यार, आपके तो गुण भी है, बड़े विशेष हैं। हम्म।
हम्म, 8 8 अवर्गीय 8 है भाई। 4 नहीं 8 है। आगे बढ़े। कल तक लिख दोगे? है? जमा जमा के लिख रहे हैं। आते तो आप कभी कभार हैं, आए तब जमा जमा के लिखे हैं। नियमित नहीं रह सकते आप। है? नियमित थानेदार बनने के बाद में 2 3 महीने छुट्टी लेकर किसी के साथ पूरी भड़ास निकाल के आ जाना। ठीक है? खाने की पीने की जो मन मैंने घूमने की। पर अभी एक बार पढ़ लीजिए आप, जरूरी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। होता है जब आदमी अधिकारी बनता है ना, तो घर वाले ही बोलते हैं इधर आ। समझदार आदमी, समझदार घर वाले होते हैं ना, जिसके पिताजी अच्छे खासे मतलब बोलता है ठीक है थोड़ा बाहर घूम कर आ जा। वो ये नहीं पूछते तो किस तरह जा रहा, कहाँ जा रहा, घूम कर आ जा, अधिकारी बन गया है। और जब पोस्टिंग पर जाएगा उसके बाद में तुझे पता चल जाएगा कि तेरी ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ रखी है। तो एक बार पढ़ाई कर लीजिए, बहुत जिम्मेदारी है। जोनिंग के बीच का टाइम है, वो एंजॉय का टाइम होगा, जितना घूमना घूम सकते हो आप। अब भी नहीं। देखिए वन्य संधि का पहला नियम, 9 नियम पढ़ेंगे, 9 27 नियम पढ़ेंगे कुल। 9 नियम पढ़ेंगे, कुल 27 नियम पढ़ेंगे। ठीक है? 9 नियम और 27 नियम, समझ में आ रहा कुछ? नियम 9 पढ़ेंगे पर नियम 27 होंगे। तो पहला देखिए, पहले व्यंजन में परिवर्तन, ये हमारा पहला नियम है। पहले व्यंजन में परिवर्तन। पहला व्यंजन क्या होता है? पहला व्यंजन क च ट त प, इसमें परिवर्तन का नियम है। और क्या नियम है? देखिए कोई पहला हो और पहले के सामने कोई सगोश वर्ण आ जाए। सगोश कौन से, पहले ये बताओ। ये लिखे हुए हैं। पहले दूसरे और तीनों स को छोड़ कोई आए, भले ही स्वर आ जाए, सगोश आए। और इसमें भी ये कह रहा है पंचम तथा ह को छोड़, पंचम और ह को छोड़ आए। तो ये जो पहला है यह बदलता है तीसरे में। और तीसरा कौन सा है? तीसरा देखिए यह है, यानी पहला क होगा तो चल जाएगा ग में, त होगा तो चल जाएगा द में, और प होगा तो चल जाएगा ब में। यह नियम लगेगा यहां पर। यह है इसकी पहली स्थिति। दूसरी अवस्था कि पहला हो और पहले के सामने पंचम आ जाए। पंचम कौन सा है?
या मैं सीधा पांचवा लिख देता हूं, रुको, पंचम की जगह पांचवा कर देता हूं। बताओ पांचवे कौन सा है? ये वाला पांचवे है, अंग यण नम, ये पांचवे। इसे हम अंग बोलते हैं, य बोलते हैं, ण बोलते हैं, और न और म बोलते हैं। किसी को ये नहीं पता इसे क्या बोलते हैं तो मैं यहां लिख के देता हूं। इसे हम अंग बोलते हैं, इसे य बोलते हैं, और इसे ण बोलते हैं। ड़ पर चंद्र बिंदु ण बोला जाएगा, ये उच्चारण ध्यान रख लेना। तो पहले के सामने पांचवा आ जाए तो पहला बदलेगा अपने ही वर्ग के पांचवे में, अपने ही पांचवे में। अब पहले का पांचवे क्या होगा? अपने ही पांचवे का क्या मतलब हुआ? क है तो वह अंग हम बदलेगा। अपने ही पांचवे का मतलब यहां पर है कि मान लीजिए क होगा तो वह अपने ही पांचवे में इसम बदलेगा। फिर पहला हो और पहले के सामने यदि ह आ जाए तो पहला तो बदलता है तीसरे में, और ये जो ह है ये बदलता है इस तीसरे के चौथे में। ये जो ह बदलेगा इस तीसरे के चौथे में। ये तीसरा कौन सा? ये तीसरा है, इसके ही चौथे में जाएगा यह ह, तो ह भी आगे बदलेगा। अन्यथा अभी तो हम पहले वाले को बदल रहे हैं, वहां पर दोनों बदल रहे हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? यह वाला है। इसमें दोनों बदल रहे हैं, दोनों बदल रहे हैं तो जटिल बनेगा, वो सरल नहीं है, उसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, यदि संधि के 5 प्रश्न आते हैं, इसके 2 उदाहरण पड़े रहते हैं उसमें, एक नहीं दो दो मिल जाते हैं उसमें। एक तो मिलता ही मिलता है, एक तो अनिवार्य तौर मिलता है, दो दो मिल जाते हैं हमें। उदाहरण देखिए कैसा आएगा। मैं आपके लिए सरल लेता हूं, वो दीर्घंचल के आपकी जटिल बन जाएगा, उच्चारण नहीं कर पाओगे। यह हम लिखा दिक्क, और साम लिखता हूं अंत। यहां पर ये क्या है? क है, पहला है, यानी पहला दिक्क लिखा हुआ है। एक उदाहरण और देखिए, या दिक्क और फिर लिखता हूं यहां पर गज। और ये जो पांचवा लिखा हमने, ये पांचवे ग्रुप में है। हमने यह रूप लिखा है। ये जो पांचवा है, पांचवे ग्रुप में 2 ही मिलता है हमें, एक तो न, दूसरा म। वर्णमाला का नियम है, इन तीनों से कभी किसी स्वर की शुरुआत नहीं होती। इसे मुझे इसका उच्चारण बताना पड़ा आपको, क्योंकि अशुद्ध रूप में बोले जाता है हिंदी में, इनका शुद्ध उच्चारण है ही नहीं। इसको अंग बोलते हैं, यह बोलते हैं, ण बोलते हैं। बाकी किसी का मैंने आपको नहीं बताया, नहीं बताया। तो ये 3 ध्यान रखना, इन 3 से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्दों के बीच में आ जाता है। और ये 2 ना तो शुरुआत में आते हैं ना अंत में आते हैं, और ना किसी स्वर के साथ है, हमेशा हल चिन्ह के साथ आएंगे। यानी जैसे क का की बारकड़ी भी इनकी नहीं बनती है। ण है ये आता है, ये बाद में आता है, बीच में आता है, कभी शुरुआत में नहीं आता है। शुरुआत हमेशा इन 2 शब्दों से ही होती है। तो यहां पर न और म 2 ही होगा। उदाहरण देखिए, दिक्क, सम लिखा है नाथ, दिक्क, और सम लिखा है मुख। दिक्क, धन लिखा है हस्ती। मैं आपको ये जो बता रहा हूं, इसका मतलब जानते हो आप? ये मैं वो क्या कहना चाह रहा हूं आपसे?
कहना चाह रहा हूं कि धन के पहले दिक क्या, सब में दिक है, और तो परिवर्तन धन के पहले होता है, कर्ता बाद वाला है। परिवर्तन कहां होगा, व्यंजन संधि का नियम दो तरीके हैं, या तो पहले होगा या फिर बाद में होगा। पहले हो रहा है तो बाद वाला करेगा, और बाद में होता है तो पहले वाला करेगा, ठीक है। और परिवर्तन क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। व्यंजन संधि इतनी सरल है, यदि आपको यह पता चल जाए कि परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है, व्यंजन संधि, स्वर में फिर भी बहुत सारे नियम लगते हैं, व्यंजन संधि इतनी तकलीफदेह नहीं है, ये आपको नियम ही इसके बहुत जटिल लगेंगे। तो परिवर्तन पहले होगा, करेगा कौन, बाद वाला। देखिए तीनों में भिन्न लिखे अंदर परिवर्तन अलग होगा। कैसे, यहां पर दी का है, दी रहेगा। अब हमने लिखा है कि इस क के सामने क पहला है, और हम जानते हैं सभी स्वर सगोष होते हैं, सभी स्वर सगोष है। तो पहला किस में जाएगा, पहला जाएगा तीसरे में, ये तो नियम कह रहा है। तो पहला बदलेगा तीसरे में, और पहला कौन सा है, क, और क का तीसरा कौन सा है, ग है। तो देखिए अब ये जो पहला क है ये जाएगा यहां पर ग में, हलचिन मतलब हलचिन। अब फिर ये अ है, और हम जानते हैं अ का काम होता है इस हल चिन्ह को हटाना। हल चिन्ह हटते ही साथ में क्या हो जाएगा, अ सम्मिलित हो जाएगा। तो क तो चला गया घ में, ये अ आएगा तो ये घ पूरा बन जाएगा, समझ गए। और फिर ये अनुस्वार है, जहां है, और त लगा दो, दिगंत बनेगा, दिशाओं का अंत। दिक्मल दिशा होता है, यहां देखिए दिक धन है नाथ, तो दी का तो रहेगा दी। अब क ये सामने कह रहा पांचों हो, पांचों न या फिर म, तो प जो पहला है वो जाएगा अपने ही पांचों में। अब इस क का पांचवा कौन सा है, क का पांचवा ये अंग है, और अंग कैसे लिखेंगे हम, अंग ऐसे लिखेंगे, ये रहा, लिखते हैं। और सामने न है, न आ जाएगा आ और त, बनेगा दिंगनाथ। इसको कुछ बोलते हैं, मैं क ख ग ग ड़ बोलता हूं, तो इसको दृढ़नाथ बोलोगे क्या आप, ड़ बोलने वाला ना कि मैं क ख ग ग ड़ बोलता हूं, तो बोल इसको, फिर ये पूरा नेम ही बोलता रहे, फिर ड़ बोलता रहे। बोलते हैं कुछ उस विद्यार्थी मैंने सुना है, बोलते हैं ऐसे बहुत सारे हैं। भाई जानकारी नहीं तब बोलते हैं, जानकारी होने के बाद वो कभी नहीं बोले, सपने में नहीं बोले, याद रखे, रटे उस चीज को। या देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दी का तो है यहां पर दी, और क किस में जाएगा, ये कह रहा पहले के सामने ह है, तो पहला जाएगा तीसरे में, क जाएगा घ में, ठीक है। अब ह किस में जाएगा, ह जाएगा इस तीसरे के चौथे में, और इस घ का चौथा कौन सा भाई, देख लो एक बार, ये घ तीसरा है, चौथा कौन सा है, बड़ा घ है, छोटा घ नहीं बड़ा बोलते हैं, तो ये आ जाएगा घ। अब हम जानते हैं, देखिए ह चला गया घ में, क चला गया इस घ में। अब ये आधा है, साथ में व्यंजन है, तो आधा घ हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इस डंडी को हटा कर लिखते हैं, आधा लिखना आता है ना, लिख दिया, तो ये हो जाएगा घ, और ये फिर आ जाएगा ये घ, यानी ह तक तो बदल गया, फिर स आधा है और ती बनेगा दिगस्ती। देखिए वाक धन ईस रटा हुआ है, वाक धन ईस, तो पहला क्या है, क है, वाक का व, क किस में जाएगा, ग में जाएगा, और सामने ई आएगी, तो ई का काम होता है जैसे व्यंजन आएगी मात्रा रूप में हल चिन्ह को हटाएगी और मात्रा रूप में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा गी, और आ जाएगा यहां पर स, बन गया वागीस। और देखिए मैं पहला पद वाक ही देता हूं, वाक धन मय, क पहले के सामने म आ गया, तो क्या बनेगा, वाकत रहेगा वाह, और क बदलेगा पांचों में, और फिर आ जाएगा यहां पर मैं, तो क्या बना है, वांगमय बना है। और देखिए वाक, ठीक है, और साम लिखता हूं हारा, वाकधन हारा, तो वाकत रहेगा यहां पर वाह, क जाएगा ग में, और ह जाएगा बड़े ग में,
आ की मात्रा रा, वागारा, वागारा मतलब मुहावरा। तो इस तरह से ये आपके परिवर्तन हो रहे हैं। और देखिए अब मैं भिन्न उदाहरण लिखूं आपको, एक व्यंजन लेकर आए यहाँ पर। यहाँ पर अभी तक व्यंजन नहीं ले, तो व्यंजन लाना बहुत जरूरी है। ऋक धन वेद क है। देखिए इससे पहले क्या मुझे मतलब नहीं, ठीक धन के ठीक पास में जो है वही है, और धन के ठीक सामने जो है उसी में होगा परिवर्तन। तो री का तो रहेगा यहां पर री। अब क किस में जाएगा, ग में जाएगा। सामने यदि स्वर हो, सामने यदि स्वर हो तो वो कर देगा, उसको पूरा बना देगा। जैसे देखिए पूरे बना रखे यहां पर सामने यह व्यंजन है तो इसको मात्रा हटाए, भाई मात्रा लगेगी नहीं इसमें। तो ग आधा, आधा ग कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भाई, ये क आधा घ भी आधा है। ये पूरा क्यों बना, स्वर है। हमने ई नहीं लिखी बल्कि ई की मात्रा लिखी, हमने अ नहीं लिखा बल्कि इस हलचिन को हटाकर लिखा है। पर यहां पर क्या आ गया, सामने वो आ गया। तो घ यहां पर आधा क जाएगा घ में, और आधा ग ऐसा लिखा जाएगा। और फिर आ जाएगा सामने वे और द, क्या बनता है, ऋग्वेद बनता है। संधि बन रही है, संधि बन रही है। ऋक धन मंत्र, ऋक धन मंत्र। आप बताइए, री का तो रहेगा री, और क पहले के सामने पांचवा है, तो पहला किस जाएगा, पहले किस जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें में जाएगा। और पहले का पांचवा क्या है, अंग है, और सामने क्या जाएगा, मंत्र। तो क्या बनेगा, रिंग मंत्र। ऋण मंत्र नहीं है रिंग मंत्र। आप हंसो मती, थोड़ा बोलते हैं ना, उनसे बोलो, कहले बोल इसे। अभी भी इसको ना बोल रहे हैं, इसको ना प्राइवेट सरकारी, गांव वाले में तो प्राइवेट और सरकारी हो। ऋण मंत्र ही बोलेंगे, अध्यापक ही बोलेंगे ऋण मंत्र। मुझसे बुलवा लीजिए आप, बोलिए कि ये सब बोल लीजिए, मैं चुका दूंगा उनको, ठीक है। क्योंकि ध्वनि इसको अंग नहीं बोलते हैं, ड़ ही बोलते। बचपन से बोला क क ग ग ड़, तो फिर वो अंग लेकर कहां से आएगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे अंग का दौर आ रहा है, इसमें बदलाव कर रहे हैं। यहां देखिए, तो ये समझ में आ रहा आपके। एक यहां पर वाग के साथ में देता हूं, वाग धन हरि, क्या बनेगा, देखिए वाह कत रहेगा, वाह क जाएगा ग में, ग में ह जाएगा इस ग में, और री का जाएगा री, बन जाएगा वाह गरी बनेगा। एक और देखिए, हम लिखा यहां पर सट, सट के सामने लिखा मैंने यहां पर अंग, तो क्या बनेगा, तो स कत रहेगा स, ट किस में जाएगा, ड में जाएगा। और सामने क्या है, अ का काम होता है हलचिन हटाना, तो क्या बन जाएगा, ड यहां पर हो जाएगा पूरा अनुस्वार, और ग क्या बनेगा, सडंग बनेगा। सट छह अंगी है ये, पर संधि बनते ही इस तरह से बन जाएगा। सट धन मुख, बताइए। तो स का रहेगा स, ट किस में जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें में। देखिए भाई ये कह रहा कि पहला जाएगा अपने ही पांचवें में, तो देख लो ट का पांचवा कौन सा है, ट का पांचवा ये ण है। ट आधा है, ण भी आधा, आधा ण से लिखते हैं। और फिर आ जाएगा यहां पर मुख, बनेगा सणमुख। सट, और सामने लिखा यहां पर हार, हटाऊ लो, सट धन हार। अब क्या आएगा, स का स, अब ट किस में जाएगा, ट जाएगा तीसरे में, और ट का तीसरा कौन सा है, ड है, तो ये चला गया देखिए ड में। अब ह किस में जाएगा, इस ड के चौथे में। तो देख लो भाई ड का चौथा कौन सा है, कहां गया, ये ड,
तो क्या आएगा, ये ढ आएगा, तो ये चला जाएगा इसमें ढ में। और सामने देखिए साथ में आ है, आ और र बनेगा सढार। क्या बना है, सढार। तो जैसा पूछे वैसा आप इसे उत्तर दे दो, कोई समस्या नहीं है। एक और देखिए, जगत धन ईस, तो क्या बनेगा, ज का ज, ग का ग, और त किसमें जाएगा, त तीसरे में। तीसरा कौन सा है, त त द। अब द के साथ आएगी ई, तो बन जाएगा यहां पर, बताइए क्या बनेगा, दी और स बनेगा जगदीश। और देखिए जगत धननाथ, तो ज का रहेगा यहां पर ज, ग का रहेगा ग, त किसमें जाएगा, अपने ही पांचवें में। देखिए नियम क्या करा, पहला जाएगा पांचवें में, और त का पांचवा कौन सा है, न, तो ये त बदलेगा पांचवें न में, और सामने क्या है, नाथ, तो बन जाएगा जगन्नाथ। और देखिए जगत, और सामने लिखा हमने हित, तो देखिए ज का ज, ग का ग, अब त किसमें जाएगा, या मैं जगत धन हेतु कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए तो समझ में आ जाएगा, ज का ज, ग का ग, त किसमें जाएगा, तीसरे में। और तीसरा क्या है इसका, द, त का तीसरा, त त द, और ये किसमें जाएगा, ह, इस तीसरे के चौथे में, तो त त द, द के बाद में ध है, तो ह चला जाएगा ध में, ए और तू, क्या बनेगा, जगधेतु। और देखिए एक शब्द हमारे पास में उत, उत के सामने लिखा हमने भव, तो ऊ कत रहेगा ऊ, त किसमें जाएगा, द में, और भव का क्या जाएगा, भव, ये रहेगा। उत धन मेष, तो ऊ करेगा ऊ, और ये त किसमें जाएगा, अपने ही पांचवें में, और आ जाएगा सामने मेष, उन्मेष। और देखिए उत, सामने लिख दिया हमने हार, तो बताइए क्या आएगा, बोलिए, उद्धार आएगा यहां पर। ऊ करेगा ऊ, त किसमें जाएगा, त में, और ह किसमें जाएगा, तीसरे के चौथे में, और आ जाएगा र, बनेगा उद्धार। बहुत बार पूछा गया उदाहरण है। और देखिए तत् धन उपरांत, बताइए क्या बनेगा, त कत रहेगा यहां पर त, और ये त किसमें जाएगा, द में, और सामने क्या है, ऊ, तो क्या बनेगा, ये ऊ बन जाएगा, और फिर आ जाएगा परांत, तो बना है तदुपरांत। और देखिए तत् धनमय, तत् धनमय, तो त कत रहेगा यहां पर त, और ये त जाएगा पांचवे में, और इसका पांचवा न, और फिर ये आ जाएगा यहां पर म, बनेगा तन्मय। तत् धन हित, तत् धन हित, तो देखिए त कत रहेगा यहां पर, तो देखिए यहां पर ह धन ई कहां गिनी जाएगी, बाद में, मात्रा सदैव बाद में गिनते हम, बाद में गिनेंगे। तो यहां पर बनेगा त का रहेगा त, और ये त किसमें जाएगा, तीसरे में, और ये ह किसमें जाएगा, ह लिखा जाएगा ध में, और अब आ जाएगी मात्रा, और आ जाएगा त, बनेगा तदित। इस तदित को ही बिगाड़ कर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, जो देवनागरी लिपि था हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार यह अशुद्ध है, उस नियम के अनुसार ये अशुद्ध है। ये पहले वाला ही क्या है, सही है। जो मानकीकरण है वो, और संधि भी यही बना रही है, संधि थोड़ी बना रही है कि ऊपर नीचे लिख दो आप, संधि आपको कभी नहीं कहेगी ऊपर नीचे लिख दे इसको,
पूरी संधि में कहीं भी नहीं आएगा। और संधि रचना है, जब रचना ही नहीं कह रही ऊपर नीचे लिखने का तो फिर उसे नहीं लिखा जाता। यही हमारा देवनागरी लिपि का मानकीकरण है, यही मानकीकरण चलेगा। लिखो आपसे पीछे लो। तो एक नियम आपका पूरा है। एक रुकिए, मैं एक और बताऊं आपको। एक उस ले लो ना, प को लिया ही नहीं हमने, ले लेता हूं। देखिए हमने लिखा अप, साम लिखा मैंने भ, नहीं ज लिखा सामने, क्या आएगा? अप का मतलब जल है, ठीक है, अप यानी जल होता है। अब ये प किसमें जाएगा? तीसरे में, प का तीसरा, प प ब, ये चला गया ब में, आधा ही रहेगा, ठीक है। और आ जाएगा ज, अब्ज। अप यानी जल, ज यानी जन्म, जल से जन्म लेने वाला कमल, अब्ज कमल के पर्यायवाची माता है। और देखिए हमने लिखा यहां पर अप के सामने लिख दिया हमने मैं, क्या बनेगा? अप का मतलब जल, मैं मतलब जैसा, तो जल जैसा। तो यहां पर आ जाएगा अ का आ जाएगा प किसमें जाएगा? प का पांचवा, प प ब भ म, तो ये आ गया म, और सामने मैं है तो बन गया अम्मय। और देखिए अप धन हरण, अपहरण नहीं है, ये है अब। ऐसा नहीं है कि अपधन हरण, अपहरण कर दो आप, करते हैं विद्यार्थी, क्या पेपर वाले से गलती हो गई होगी, वो तो अपहरण होना चाहिए, समझ गए? गलती पेपर वाले से नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। प यानी अप यानी जल है यहां पर। अब देख क्या बनेगा, अ करेगा प कर, अच्छा प किसमें जाएगा? तीसरे में, लौसा चला गया तीसरा, ये ब आधा हो गया। अब ह किसमें जाएगा? इस तीसरे के चौथे में, और तीसरे चौथा ब का चौथा कौन सा है? ब है। ह चला गया ब में, र और न क्या बनेगा? अभरण बनेगा। ये संधि पूछ लेना आपसे कि अभरण में संधि कौन सी है, विचय तो छोड़िए, संधि नहीं बता पाएंगे कि है या नहीं है इसमें। ऐसा नहीं अधन भरण भरण करके संयोग नहीं कर दे, कहीं अवसर्ग नहीं कर दे, नहीं करना है, पूछा जाए उतना करिए आप। अब लिखिए आप, तो पहला नियम आपका पूरा है। देखिए हमने पढ़ लिया, देखिए क, एक च नहीं पढ़ा ना, तो लो च ही ले लो। अच्छ, धन आदि, अच धन आदि, तो इसमें क्या आएगा? अकत रहेगा, अच का मतलब था स्वर, तो स्वर आदि लिखेगा यहां पर ये। और च पहला किसमें जाएगा? तीसरे में, तो क्या बनेगा? ज में, आ गया ज, ये लो। अब इसके साथ क्या आएगा? आ, तो आ का काम होता है हलची हटाना और आ की मात्रा रूप में लग जाना, और आ जाएगा दी, बनेगा आजादी। ये आजादी नहीं है, आजादी है, संस्कृत शब्द है ये। आजादी का मतलब स्वर आदि, और आजादी का मतलब स्वतंत्रता। यही तो बनते हैं आपके शब्द युग्म। इस तरह से शब्द युग्मों की रचना हो रखी है। यहां पर अच का कोई मुझे दिखता नहीं है कि जहां पर च यम जा रहा हो, ठीक है, न म के साथ प्रयोग हो रहा हो, ठीक है, ऐसा उपयोग बहुत कम है। यहां पर देखिए अच, और अच यानी स्वर, और लिख दिया हमने यहां पर रस्व, यानी छोटे स्वर, लघु स्वर इसको बोलते हैं हम। तो देखिए अ करेगा अब तो भाई च किस में जाएगा? च तीसरा जाएगा ज में, और यह ह किस में जाएगा? ह जाएगा इसके चौथे में, यानी बड़े वाले ज में। जैसा यहां पर र है, आप यहां भी क्या कर दो? र लगा दो।
आपको बदलाव नहीं करना। र यहां पर लगा हुआ है, लगा दो स आधा और व। आपको केवल ह को बदलना है। आपको क्या बदलना है? केवल ह को बदलना है। लघु स्वर लिखो आप।
आगे ले आऊं? विद्यार्थी के लिए एक ही है, क्लास में गीत गाओन। तो खूब खूब पढ़ते हैं, खूब तारीफ करते हैं, अरे वाह सर, क्या आप तो आप हैं। और सर को लगता है वाह भाई, मैं तो मैं ही हूं, तो मैं बेवकूफ बना के सबको ले रहा हूं। सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ता है। ये जिंदगी में चीज ध्यान रखना, बोले गीत गाओ न भले कुछ करो, और जो पढ़ता है उसको गीत नहीं आते, जिसको गीत आते हैं आप खुद ही समझ सकते हो, खुद ही समझ सकते हो। जो भी है जैसे ही है। इस ह के नीचे भी र है, हो, यहां ध्यान रखना। लिखा नहीं, तो फिर अगला कैसे बना दिया आपने? लिखना है, पढ़ना थोड़ी है, लिखना है। पढ़कर लिखो। एक एक अक्षर देख रहा था, एक एक अक्षर मैंने नोट किया था। ह लिखे बच्चों की तरह ऊपर देखे, स लिखे ऊपर देखे, और फिर भी र खा गया। बच्चा भी नहीं खाता ऐसे। हो गया? लिख लिया? ठीक है, दूसरा नियम देखिए आप। दूसरा नियम, क्या इसमें आपको अभ्यास के उदाहरण दूं? अभ्यास के लिए दूं उदाहरण?
तो लिखिए आप, दो चार उदाहरण लिखिएगा। लीजिए आप। है, वांग में हो गए क्या? लिखो। बनाओ। इसका बनेगा, बताइए, सन्मुख। और इसका वणी, क किसमें जाएगा? पांच में, तो क्या आएगा? अंग, वर्णिंग नीति। और यहां पर ऊ का उ, त किसमें जाएगा? न में, तो बनेगा उन्नायक। और यहां पर उद्दन हरण, ऊ का ऊ, त जाएगा द में, ह जाएगा द में, बन जाएगा उदरण। वृत धन हानि, तो ब्रीह का ब्रीह, ह का ह, त जाएगा द में, ह जाएगा द में, बृहधानी। सतधनमुख, सन्मुख होगा ना, समधनमुख होगा। त है यहां पर, त किस में जाएगा? अपने वर्ग के पांचों में। और त का पांचों क्या है? सन्मुख होगा। और जो सम्मुख होता है ना, वो समधनमुख होगा। देखिए बहुत धन ई है, तो यहां पर क्या आएगा? ब का ब, व का व, त किस में जाएगा? द में। और सामने क्या है? ई, बन जाएगा भवदी है। और इसे देखिए, सतधन उपयोग, स का स, त किस में जाएगा? द में। और सामने क्या देगा? उपयोग, सदुपयोग बनेगा ये। यहां पर देखिए, यदि ड के साथ में र हो, मैं दो उदाहरण यहां पर लिखूंगा। एक ड के साथ में यदि र हो, इसे ऐसा लिखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि ड के साथ में र आ जाए तो इसे कैसे लिखोगे? जो जैसे लिखा ना वैसे लिखेंगे आप। उदाहरण देखिए, सट धन रस। आप चाहे तो इसे नोट में लिख सकते हैं आप। संधि है, वो अपवाद नहीं है, संधि ही है यहां पर ये। उदाहरण देखिए, सट धन रस। ये र के लिखने का नियम होता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा इसके हाथ में। तो ये बनेगा स कत रहेगा स, और ट किसमें जाएगा? बोलिए, ड में। और र ऐसे आएगा, यह अशुद्ध है। ऐसा बनता है। जब भी ऐसा बने तो एक ध्यान रखिएगा, ड के सामने र हो तो आपको इसे नीचे लाना पड़ेगा, सड्रस ये करना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है भाई? ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये तो आपको से आगे ये वाले रूप हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। सट धन रूप, तो हम जानते हैं ये किस में जाएगा? स का तो स, ट जाएगा ड में, अरूप होना तो ये चाहिए। पर र का नियम है इसके अनुसार, जैसे ही मिलता आपको, देखिए ये तो गया, र को नीचे भेज दीजिए, और ऊ है तो ऊ को यहां लगाइए, और ये बनेगा षड्रूप। इसी तरह से यदि द के साथ में र हो, द के साथ में र हो, देख लो भाई एक बार, बाद में लिखना ही है। तो ये लिखा जाएगा द्र। ये कैसे लिखा जाएगा? द्र। ऐसे लिखते हैं द, कि द के साथ र लिखते हैं, यही तरीका वहां लागू हुआ था। तत् धन रूप, तो त का तरह गया मत, और ये त जाएगा द में, और सामने रूप। ये रूप लिखना चाहिए होना। एक बार ये बना दो, और फिर इसे क्या करिए, त को त है और र को द के नीचे लिए आइए, ये र आ जाएगा नीचे, और ऊ की मात्रा, ये बनेगा तद्रूप। किसी और के साथ भी हो, देखिए किसी और के साथ भी हो तो भी ऐसे ही चलेगा। एक और देखिए, तत् धन रेप, तो वास्तव बनना तो ये चाहिए तत्रेप, पर ये तत्रेप नहीं बनता है। द और र कहां आएगा? नीचे, ऊपर मात्रा, ये बनेगा तदरेप। यदि ब के साथ में र हो तो बताइए कैसे लिखेंगे हम? ब्र लिखते हैं, लिखते हैं अप धन रस, तो अ का तो अ, और प किसमें जाएगा? ब में जाएगा। तो हम जानते हैं ब, ये लिखोगे, और ये र, ये लिखोगे क्या? नहीं, फिर ये नहीं लिखा जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? अ का अ, और जो ब है इसके नीचे आएगा र, और ये लिखा जाएगा अबरस। ये जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब भी आते हैं, ये नीचे वाला तो कभी बहुत मुश्किल है, आपको हिंदी शब्दकोश में तो नहीं, क्या बोलते हैं, हिंदी सामान्य व्याकरण में तो आपको मिलेगा भी नहीं। ऊपर दो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इस पूरे नियम में यही है। तो ये पहला नियम यदि आपने ढंग से पढ़ लिया, ध्यान रखना, व्यंजन संधि का पहला नियम है ढंग से पढ़ लिया, एक ही उदाहरण को देखकर पढ़ लिया आपने, तो मैं आपसे कह सकता हूं व्यंजन संधि में कोई समस्या नहीं आना दूंगा। और पहले उदाहरण के ठीक है सर ने पढ़ा दिया चल जाएगा, तो भैया आगे संधि आपको तकलीफ देगी, और ये दोबारा आपको तकलीफ देंगे बाद में। तो पहले नियम में पूरा समय लगता है, और शुरुआत में पढ़ते तो समय लगता है। जब हम पहले देखिए,
मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं जब भी विषय की शुरुआत करता हूं, शुरुआत में मुझे बहुत समय लगता है, शुरुआत में समय लगता है, पर जब विषय पूरा होता है तब आपके वो नियंत्रण पकड़ में आ जाता है। हम एक एक पहलू पर क्या चर्चा करते हैं यहां पर, एक एक पहलू पर। तो लिखो साहब, आगे लो, पीछे लिख लिया आपने? नहीं बैठा है ना अभी तक? लिखो, 1 4 लिखना तो है ही। अब घर जो उदाहरण आपको इधर कम लिखे मिल रहे हैं ना, घर जाना 4 उदाहरण जोड़ लेना, ऐसे मिल जाएगा आपको इस संधि में, ऐसे कॉमा करके लिख, ऑब्लिक करके, जो भी लिखो वैसे, ऑब्लिक मत करना, कॉमा करना या अर्धविराम लगाना या खड़ी पे लगा देना। ले ये लो। कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा, यहाँ। ठीक है, देखिए, दूसरा नियम, दूसरा है तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। दूसरा, तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। अब तीसरे व्यंजन में परिवर्तन कैसे होता है उसे देखिए आप। यहां पर तीसरा हो और तीसरे के सामने कोई सगोश आ जाए, माफी चाहता हूं, कोई अगोश आ जाए, कोई अगोश आ जाए, और यहां पर ध्यान, सत्य, सत्य को छोड़ कर आएगा, तो ये तीसरा है, ये जाएगा पहले में।
और कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। यदि तीसरा हो और तीसरे के सामने या तो सत आए या फिर सत आए, तो ये तीसरा तो जाएगा पहले में, और यहां से स का हो जाएगा लोप। स का होगा लोप, यानी सामने यदि स आ जाए आधा स, पूरा नहीं, याद है कह रहा है, तो हो जाए उसका लोप। और एक यह है कि मान लीजिए तीसरे के रूप में द हो, द तीसरा ही तो है, और इससे पहले री हो, द हो, द से पहले री हो, और द के सामने म हो, तो द का परिवर्तन होता है ण में। द का परिवर्तन ण में होता है। द हो, द से पहले री और सामने म, तो द का परिवर्तन होता है ण में। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीसरा ही पर द, और वैसे बता दूं यहां सब जगह द ही आएगा, कोई और आएगा ही नहीं, सब जगह द आएगा, कुछ दूसरा कोई आता भी नहीं है। तीसरे में केवल एक ही आता है द, तो इसे कहीं के द में परिवर्तन का नियम भी लिखा मिलेगा आपको। एक बार देख लो इसे, लिखो डायरी में से पहले, क्योंकि फिर मैं आगे चलूंगा तो आपके पास लिखा हुआ ही नहीं होगा, तो फिर वो समझ में बहुत कम आएगा। इस लिख लीजिए पहले, लिखो। जयपुर में आपने किसी को टोक दिया तो वो आपका प्रचार सही कभी नहीं करेगा, वो कहेगा अरे खराब आदमी है। अरे मैं तो कहूं भाई रे, जिंदगी में जो चाहो करो, पर पढ़ाई जरूर कर लेना। जो चाहो करोगे ना, वो थोड़े टाइम का ही आपका आनंद है, उसके बाद बहुत पछताओगे। हे भगवान, उस समय मैं पढ़ लिया होता। पछतावा, जैसे बोलते हैं ना, होता मतलब पछतावा, मैं ऐसा करता। कई बार नहीं बोलते हैं बुजुर्ग, मुझे स्कूल भेजा होता तो मैं आज कलेक्टर होता, इसलिए आपको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि आप कलेक्टर होते हैं। समझ में आ रहा है आपके? क्योंकि आप सब कलेक्टर बन जाते तो फिर कर्मचारी कौन बनता? हर कोई यही बोलता है, मैंने कितने सारे बुजुर्गों को ये कहते सुना है, मुझे पढ़ाया होता तो मैं भी कलेक्टर होता, मतलब। तो आप कलेक्टर बन जाते, कर्मचारी कौन बनते, किसान कौन बनते? कि उसमें खुद ही नहीं पढ़ते थे, पढ़ाई का माहौल ही नहीं था, लोग शिक्षा को अलग नजरिए से देखते थे। कई लोग आदर्श बन जाते थे पढ़कर कुछ बनकर, और कई लोग पढ़कर वापस पत्नी प्रेम में आके गांव बैठ जाते, तो वो आदर्श बन जाते कि फलानिया 16 पास है, देख यहां बैठा है। आदर्शवाद दो तरह के चल रहे थे उस समय, 2000 से पहले, 2000 2000 से पहले तक मान लीजिए आप, 2004 2005 से पहले पहले दो तरह का आदर्शवाद थे। एक वे जो कुछ बन गए, लोग उनको बोलते थे देख वो बन गया है। दूसरे वे जो भाई बीएड कर ली और घर आके बैठ गए, शादी होगी तो फलानिया देख 16 पढ़ा, बीएड करने का मतलब था 16वीं किया हुआ, 12वीं तो 12वीं, फिर आगे बढ़ते थे।
13वीं 14वीं और 15वीं बी हो जाती, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, और फिर 1 साल देती बीएड। इस कहते हैं 16वीं पास है मतलब बीएड धारी है। समझ गया आप? हमारा समय यही था। और 78वीं पास है एमए है, मास्टर है हर चीज का, ये उनका था। और दूसरा कुछ नहीं पता, सिर्फ अधिकतम डिग्री बता दी, 16वीं पास है मतलब पूरा पढ़ लिया अभी है, अभी किसी को पढ़ा सकता है। समझ गया आप? ये बोल चालती लोगों की। आज भी लोग बोलते हैं बुजुर्ग कितनी पढ़ लिया रे, 16वीं हो गई, हाँ वो समझ जाएंगे, पर उनको ये पता नहीं अब 16वीं जगह 17वीं हो गई है। बीएड 2 साल की, पर सरकार ने वही नियम कायदा पूरा रखा है, 4 साल की बीए बीएड है, 16वीं। सरकार ने बुजुर्गों का मान रखा है, 16वीं 16वीं रखा है, ज्यादा किया नहीं है। तो लिख लिया आपने, आगे बढ़े। तो उदाहरण देखिए, एक शब्द हमारे पास है मृद, सामने पात्र। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, एक ही प्रकार के यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। मृदन पात्र, मृद धन स्तंभ, मृद धन मय। परिवर्तन धन के पहले हो रहा, करे का बाद वाला। ये कह रहा है सामने कोई अघोष, अघोष है कि नहीं है, दोनों स को छोड़कर है कि नहीं है, अघोष है। तो मृ का रहेगा मृ, द जाएगा किसमें, पहले में, लिखा तीस जाएगा पहले में। तो द का पहला कौन सा है, त है, तो द चला जाएगा त में, और पात्र का पात्र। दूसरा नियम क्या कह रहा है, क्या, यानी तीसरा, यानी द के सामने सत्य या सत हो तो ये तो जाएगा पहले में, और सामने स का हो जाएगा लोप। तो मृ का रहेगा मृ, ये द जाएगा त में, स का लोप, और ये त आ जाएगा, बनेगा मृतंब। स्तंभ मतलब खंबा। और यहां देखिए मृ, और ये नियम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द के पहले री हो, सामने म हो, तो द का परिवर्तन होता है न में। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है इस दूसरे नियम का। तो यहां देखिए मृ का तो मृ, द के पहले र ने री, और सामने म, तो द बदल जाएगा ण में, और बन जाएगा मय, बनेगा मृणमय। सुन मारा। उद दन कर्ष, बताइए। तो द किस में जाएगा, पहले में, तीसरे लगे पहले में, बनेगा उत्कर्ष। और देखिए यहां पर उद धन स्थान, बताइए। तो ऊ करेगा ऊ, द किस में जाएगा, पहले में, और सामने स का हो जाएगा लोप, और आ जाएगा थान, बनेगा उत्थान। यहां पर उद नहीं आएगा, यहां पर मृद के साथ ही चलते सारे के सारे जो भी है, क्योंकि यहां पर इससे पहले री होनी चाहिए। मृद धन मूर्ति, क्या बनेगा, मृण मूर्ति। लिखो आप, ऐसे ये नियम पूरा इतना ही इस नियम है, ये बहुत सरल नियम है।
लिख लो आप। एक और उदाहरण यहाँ लिखाता हूँ। हृदय नहीं, हृदय, हृदय का परीक्षण, हृदय जांच। लिख लिया आपने? लिख लिए? ठीक है फिर। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, जाओ घर जाओ।